सोचिए एक ऐसे राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। एक ऐसी हालत जहां उसे दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा हो। घोर गरीबी और अपमान। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खुद उस इंसान के अल्फाज हैं जिसने इस दर्द को सहा था। मतलब ये सोचना ही हैरान करता है कि जो शख्स कभी शाही महलों में पला बढ़ा, अचानक उसके पास सिपाही तो छोड़िए, अपना कहने को एक ठिकाना तक नहीं बचा था। और यहीं से ना एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। एक कंगाल राजकुमार जिसके पास ना कोई सेना थी, ना अपना कोई राज्य, आखिर वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का संस्थापक कैसे बन गया? देखिए, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे अंडरडॉग की कहानी जिसकी जिद ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारी आज की इस पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी को डीप डाइव करने वाले हैं वो है बाबर की, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। हम उस ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे जो एक आम किताब के पन्नों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसी कहानी में गहराई से उतरते हैं। पहला हिस्सा, एक राजकुमार जिसका कोई राज्य नहीं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी के आखिर में। जगह थी फरगाना वैली, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। पिता की अचानक मौत के बाद बाबर फरगाना का राजा तो बन गया, लेकिन सच कहूं तो उसकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी थी। अब अगर बाबर के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो बड़ा कमाल का था। उसके रगों में दुनिया के दो सबसे बड़े आक्रमणकारियों का खून दौड़ रहा था। माँ की तरफ से वो चंगेज खान के वंश से था और पिता की तरफ से उसकी जड़ें सीधा तैमूर से जुड़ी थीं। लेकिन पता है आयरनी क्या है? इस बेहतरीन आनुवांशिक विरासत के बावजूद उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा था। अपने ही लोगों के षड्यंत्रों के चलते उसने फरगाना तो गवाया ही, समरकंड से भी उसे बाहर निकाल दिया गया। सेंट्रल एशिया में वो अपनी जमीन बचाकर नहीं रख पाया। अपना घर छिनने के बाद वो सेंट्रल एशिया की खाक छानने लगा। पर इस भटकने के दौरान एक चीज हुई। उसने अपने पूर्वज तिमूर के हिंदुस्तान आने के किस्से सुने, और इन्हीं किस्सों ने उसके अंदर एक आग जला दी। उसने खुद लिखा है, मैंने हिंदुस्तान को जीतने का सपना देखना कभी नहीं छोड़ा। सोचो, एक आदमी जिसके पास अपना राज्य तक नहीं है, उसकी नजरें एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य पर टिक गई थीं, हिंदुस्तान। और एक बार जब काबुल उसके हाथ आया तो उसका निशाना बिल्कुल सेट हो गया था। उसका सफर बहुत ही आक्रामक और तेज था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1526 में पानीपत का युद्ध, फिर ठीक अगले साल 1527 में खानवा, और फिर 1529 में घाघरा। ये कोई छिटपुट हमले नहीं थे, ये एक के बाद एक ऐसी तेजी से हुए स्ट्राइक्स थे जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। दूसरा हिस्सा, पानीपत का युद्ध। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर शुरू कैसे हुआ। दिन था 21 अप्रैल 1526। दौलत खान लोदी के इलाके से होते हुए बाबर दिल्ली के नजदीक पानीपत के मैदान में जा पहुंचा। सामने थी सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। अब ये मुकाबला ना किसी भी एंगल से बराबरी का नहीं था। एकदम डेविड और गुलायत वाली सिचुएशन। एक तरफ बाबर की छोटी सी फौज, शुरू में सिर्फ करीब 12,000 सैनिक, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की ताकतवर विशाल सेना जिसमें हजारों अफगान योद्धा शामिल थे। भीड़ के हिसाब से तो बाबर की हार पूरी तरह तय लड़ रही थी। लेकिन जैसा हम जानते हैं, जंग सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। बाबर एक ऐसी तकनीक लाया था जो इस मैदान जंग में पहले कभी देखी ही नहीं थी। उसके पास मैच लॉक्स यानी बंदूकें थीं, और सबसे बड़ा गेम चेंजर, तोपें। उसका वॉर स्ट्रैटेजी भी बेमिसाल था। बारूद के इन धमाकों और शोर के आगे अफगान सेना पूरी तरह घबरा गई। एक ऐसी हार हुई जिसने बाबर के लिए आखिरकार दिल्ली और आगरा के दरवाजे खोल दिए। तीसरा हिस्सा, राजपूत गठबंधन का सामना। देखिए, पानीपत जीतना एक बहुत बड़ी बात जरूर थी, पर साम्राज्य तो अभी बस शुरू हुआ था। शहरों और खजानों पर कब्जा करना एक बात है, पर वहां आकर टिक जाना वो बिल्कुल अलग लेवल की चुनौती है। आगरा और आसपास के राज्य बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और अब मुगलों का सामना होना था एक नए और जबरदस्त खतरे से, एक विशाल राजपूत गठबंधन। उस वक्त माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। खुद बाबर की फौज बुरी तरह थक चुकी थी। उन्हें लोदी का बेशकीमती खजाना मिल चुका था, और सच कहूं तो बहुत से सैनिक बस ये सोना चांदी उठाकर वापस अपने घर सेंट्रल एशिया लौटना चाहते थे। स्थानीय शासकों को भी यही लग रहा था कि बाबर तैमूर की तरह सिर्फ लूटपाट करेगा और निकल लेगा। और ठीक यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
बाबर फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं, वो अपनी थकी हुई सेना को मनाता है और तय करता है कि अब वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। जैसे ही ये बात आग की तरह फैली, स्थानीय शासकों को समझ आ गया कि बाबर कोई गलती से आया हुआ मेहमान नहीं है, वो एक जानबूझकर आया दुश्मन है जो यहीं बसने वाला है। इस फैसले ने राणा संगा के नेतृत्व में एक विशाल राजपूत अलायंस को जन्म दिया, जिनका एक ही मकसद था, मुगलों को बाहर निकाल फेंकना। 1527 खानवा का मैदान। राजपूतों का पहला धावा इतना भयानक था कि किसी को भी हिला दे, लेकिन बाबर की तोपों ने उनकी रफ्तार को बीच में ही रोक दिया। धमाकों के शोर से हाथी इस कदर पागल हो गए कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। पर इस जंग का सबसे टर्निंग पॉइंट तब आया जब राणा सिल्हाड़ी अचानक पाला बदलकर बाबर से जा मिले। राणा सांगा भी बुरी तरह घायल हो गए थे। इस भारी अफरा तफरी में बाबर ने एक निर्णायक जीत हासिल की और नॉर्थ इंडिया में अपने पैर पूरे तरह जमा लिए। चौथा हिस्सा, पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा। अब राजपूतों का खतरा तो टल गया था, लेकिन एक आखिरी ऑब्स्टिकल अभी भी बाकी था। साल था 1529 और बाबर को बचे कुचे अफगान सरदारों को साफ करना था जो बिहार के इलाके में इकट्ठे हो रहे थे। जरा इस आंकड़े को सुनिए और सोचिए, 1 लाख। घाघरा के इस युद्ध में बाबर के सामने जो सेना खड़ी थी उसका आकार लगभग 1 लाख सैनिकों का था। महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान ने मिलकर एक इतनी विशाल सेना खड़ी कर ली थी ताकि इस नए उभरते मुगल साम्राज्य को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। लेकिन बाबर की एडवांस वॉर टैक्टिक्स और तोपों के आगे इतनी बड़ी फौज भी नहीं टिक पाई। घाघरा में इस शानदार जीत के बाद बाबर उत्तर भारत का एक निर्विवाद शासक बन गया था। उसने कर दिखाया था। हालांकि किस्मत देखिए, इस जीत के अगले ही साल 1530 में बाबर की अचानक मृत्यु हो गई। पर मरने से पहले उस एक भटकते हुए राजकुमार ने अपना असंभव सपना पूरा कर लिया था। 5वां और आखिरी हिस्सा, मुगल साम्राज्य की विरासत। अब जब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि बाबर के गुजर जाने के बाद आखिर हुआ क्या। तलवार के दम पर जीता गया ये नया साम्राज्य क्या वाकई टिक पाया? अगर हम बाबर और उसके पोते अकबर के शासन को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाबर का सारा वक्त सिर्फ जंग और अशांति में बीता। उसकी पूरी हुकूमत तलवार के जोर पर चल रही थी। उसके पास कोई ठोस प्रशासन बनाने का वक्त ही नहीं था। आखिर उसने 5 साल से भी कम राज किया। वहीं दूसरी तरफ अकबर ने इसे एक स्थायी, मजबूत सिस्टम दिया जहां कला और संस्कृति फली फूली। अकबर ने उस साम्राज्य को वो आकार दिया जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर छाया रहा। तो दोस्तों, इस पेशकश को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या बाबर की वो लगातार न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा ही इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का असली कारण थी, या फिर ये सिर्फ उस 300 साल लंबी कहानी का एक हिंसक और शुरुआती चैप्टर भर था? एक बेघर राजकुमार जिसने पूरे इतिहास की दिशा और दिशा बदल दी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पेशकश के साथ।